राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैं उन दिनों मुश्किल से 5 साल का ही हुआ होऊंगा जब मेरे पापा का स्वर्गवास हो चुका था। पर मुझे मम्मी का वह रूप आज भी याद है। वह शाम मुझे आज भी नहीं भूलती, जब मम्मी लाल रंग का जोड़ा पहने घर में दाखिल हुई थी और मैं हैरान था कि मम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों है। मुझे लाल जोड़े का मतलब तो नहीं पता था, पर मम्मी की मुस्कुराहट अजीब लगी थी। उनकी खुशी, उनका चेहरा मुझे आज भी याद है। अब जब मैं किसी शव के सामने लोगों को रोते हुए देखता हूँ, औरतों को रोते हुए पीटते हुए देखता हूँ, तो सोचता हूँ मम्मी ने तो पापा के मरने पर ऐसा कुछ नहीं किया था। वह मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुई थी और उन्होंने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था। उस दिन माँ ने मुझे कहा था, बेटा कल से तुम मेरे कमरे में नहीं सोओगे। मैं हैरान था कि माँ मुझे ऐसा क्यों बोल रही हैं। लेकिन अब मैं जबकि बड़ा हो गया था, मम्मी कि एक एक चीज अजीब लगने लगी थी, बुरी लगने लगी थी कि ये यूं ऐसे क्यों कह रही हैं। मैं 10 साल का था जब एक सर्दी की रात मम्मी अपने कमरे से उठकर मेरे पास आई। उन्होंने दरवाजे तक को घूरा, जैसे किसी चीज का अंदाजा लगा रही हूँ। फिर बोली, चलो बेटा, हमें यहाँ से दूर जाना होगा। मैंने कहा, क्यों मम्मी, हम कहाँ जाएंगे। बोली कि बस हमें यहाँ से दूर जाना होगा, यहाँ तुम्हारे पापा खुश नहीं हैं। मम्मी की अजीब सी बातें सुनकर मैं परेशान होता था, पर मम्मी ही मेरी माँ और बाप थे। मैं उनकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था अपनी ज़िंदगी में। मैं खुश हो गया। मैंने कहा, क्या मुझे नया कमरा मिलेगा। मम्मी बोली, हाँ, लेकिन अभी तुम्हें जल्दी उठना होगा, अगर ज़रा सी भी देर हो गई तो हम फंस जाएंगे। मैंने कहा, जैसे तुम कहो, मैं वैसा ही करूँगा। मुझे तो आज तक मेरी इतनी हिफाज़त की है आपने। मैं वक्त से पहले ही बड़ा हो गया। मम्मी की बातें भी मानता, उनसे सवाल जवाब भी नहीं करता। मैं थोड़ी ही देर में अपना स्कूल का बस्ता लेकर बाहर आ गया। एक बस्ता मम्मी ने उठाया हुआ था। फिर मम्मी के चेहरे पर लाल कपड़ा लपेटा, घर से बाहर कदम रखा। मेरा हाथ मम्मी ने पकड़ा हुआ था। मम्मी चलती जा रही थी। मम्मी ने घर का दरवाज़ा तक बंद नहीं किया था। मैं हैरान था कि दरवाज़ा खुला छोड़कर मम्मी कहाँ जा रही हैं। मम्मी के पास एक बड़ा बैग था, जिसमें उन्होंने सारे ज़ेवरात और पैसे वगैरह डाल रखे थे। दूर ही एक गाड़ी खड़ी थी। यह शायद हमारा ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने देखा, गाड़ी वाला मम्मी से सवाल किए बगैर हमारे बैठते ही गाड़ी चलाना शुरू हो गया। उसका मतलब तो यही था कि वो मम्मी का जानने वाला था, मगर कौन था, क्यों यहाँ आया था, ये सवाल आज तक मुझे नहीं पता चला। खैर, हम लोग उस गाड़ी में बैठे तेजी से शहर की तरफ चलने लगे, पर जैसे ही गाड़ी में बैठे, एक शोर की आवाज़ सन्नाटे को चीरती हुई मेरे कानों में टकराई। उसी समय मम्मी ने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा और उसे चलने को कहा। यह डर भरी रात जवानी तक मेरे साथ रही थी। हर लोग उस रात को मैं नहीं भूल पाया। हम लोग रात को ही एक दूसरे घर में पहुंच गए। यह घर शहर में था। वह आदमी हमें इस घर में छोड़कर गया था, पर मम्मी का उस आदमी के साथ क्या संबंध था मुझे नहीं पता था। ये कुछ अजीब लग रहा था। खैर, ये सब छोड़ो। हमें जिस मकान में छोड़कर गया था, मकान अच्छा खासा था, खुला हुआ और हवादार था। मम्मी ने उसे कहा कि यहाँ कोई खतरा तो नहीं है। उस आदमी ने मम्मी को यकीन दिलाया। मम्मी ने घूम फिर कर सारे दरवाजे घर के देख लिए, फिर दरवाजे बंद कर कर उस आदमी को विदा करके अंदर आ गईं। एक जगह वह बैग रखकर फिर उसे सुरक्षित कोने में छिपा दिया और मुझे देखने लगी। मैं चारपाई पर बैठा उन्हें घूरता जा रहा था। मम्मी, यह सब क्या है, मैंने रोते हुए पूछा। मैंने अपने सब दोस्त गांव में बनाए थे, वो सब गांव में ही है बेटा। अब तुम्हारी उम्र ऐसी थी कि तुम वहां नहीं रह सकते थे, वरना लोग तुम्हारे कान भरते। मुझे याद आया कि पिछले ही दिन
तो गली के नुक्कड़ पर खड़े एक लड़के ने मुझे नालायक और मेरी मम्मी के बारे में बुरा भला कुछ बोला था। घर आकर मैंने अपनी मम्मी को कुछ बताया नहीं, जिस पर मेरी मम्मी सोच में पड़ रही थी, और आज यह सब हो गया। मम्मी, क्या तुमने उस महेश की बात सुन ली थी? इस वजह से हमें यहाँ लाई हो? मैंने मम्मी से पूछा। नहीं बेटा, वो सिर्फ एक महेश नहीं था, वहाँ सभी तुम्हारी मम्मी के बारे में अजीब बातें करते थे। तो क्या तुम यह सुन पाओगे कि तुम्हारी मम्मी के बारे में कोई अजीब अजीब बातें करे? मैंने कहा, नहीं मम्मी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। मैं उन लोगों में नहीं रहना चाहता जो मेरी मम्मी के बारे में बुरा भला बोलें। बिल्कुल। तो मम्मी बोली, तुम फिक्र ना करो, मैं तेरे लिए ज़िंदगी को खूबसूरत बना दूंगी। मगर बेटा, तुमको मेहनत करनी होगी और स्कूल में भी पढ़ना होगा। मैं नहीं जानता था कि शहर की ज़िंदगी इतनी अलग होगी। अगले ही दिन मम्मी मेरा हाथ पकड़कर एक स्कूल में ले आई। स्कूल में मेरा दाखिला तुरंत ही हो गया, क्योंकि मम्मी मुझे हर वक्त घर में भी पढ़ाती रहती थी। मेरा छठी क्लास में दाखिला करवा दिया गया। अब मैं पढ़ने में बिजी हो गया, दिन रात पढ़ता रहता, मुझे किसी चीज का होश ना रहता। माँ मेरा हौसला बढ़ाती, मेरा हर काम वक्त पर करती, पर मम्मी घर में पैसे कहाँ से लाती थी, यह तो मुझे भी नहीं मालूम था। अलबत्ता मम्मी की कुछ अजीबो-गरीबी बातें जो मुझे अक्सर सोच में मजबूर कर देती थीं। मुझे उन सवालों का जवाब नहीं मिलता था। एक रात मुझे अपने कमरे में घुटन महसूस होने लगी। मैं बाहर आ गया। माँ अभी बाहर ही बैठी सब्जी काट रही थी। मैंने कहा, मम्मी, छत की चाबी तो दो, मुझे छत पर जाना है। मेरी बात सुनकर मम्मी ने मुंह पर हाथ रख लिया। बेटा, कैसी बात करते हो? तुम छत पर जाओगे, वह भी इस वक्त? मैं नहीं कहती कि तुम उस छत पर जाओ। मेरी उम्र अब 15 साल हो गई थी। मम्मी हंसकर बोली, बेटा तू अभी मर्द नहीं है, मेरा शेर बेटा। जब मर्द बन जाएगा तो मैं उसे खुद छत पर ले जाऊंगी। मम्मी, यह क्या बात हुई? तुम हमेशा मुझे छत पर जाने से रोकती हो। ऐसा भी वहाँ कौन सा खजाना है जो मेरे जाने से चोरी हो जाएगा? मम्मी मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, यहाँ किसी तरह का कोई खजाना नहीं है, बस तुम अभी नहीं जा सकते। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं मम्मी की बात से नाराज हो गया, वापस अपने कमरे में आ गया। पर आज मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैं जानना चाहता था कि मम्मी ऐसी बातों से मुझे मना क्यों कर देती हैं, और आज वाकई में मेरा दिल घबरा रहा था। थोड़ी देर बाद मैं फिर उठकर मम्मी के कमरे में गया। वहाँ मेरी नज़र दूसरी चायपाई पर पड़ी, तो मैं वहीं बैठ गया। मैंने कहा, मम्मी, मेरा दम घुट रहा है, मैं यहीं सोना चाहता हूँ। मेरी नज़र फिर दोबारा चारपाई पर पड़ी। मैंने जब गौर से देखा तो कहा, मम्मी, ये चारपाई तुमने किसके लिए रखी है? यहाँ तो बकायदा बिस्तर भी रखा हुआ है, तकिया भी है। मम्मी मेरी बात सुनकर घबरा गई, बोली कि बेटा, यहाँ मैंने वैसे ही रखी है। मगर क्यों मम्मी, इतनी बड़ी चारपाई तुमने यहाँ सजा कर संवार कर क्यों रखी है? मेरी बात पर मेरी मम्मी मुझसे तंग सी होने लगी। तो मुझ पर शक कर रहा है? बेटा, मैंने यह किसी मकसद के लिए रखी है। इस पर तेरे पिता की आत्मा आती है। पिताजी की आत्मा? मम्मी, इतनी तो अंधविश्वासी ना बनो। मैंने अपनी मम्मी से यह कह तो दिया था, पर शक मेरा बढ़ गया था, और पहले से ज़्यादा बढ़ गया था। हर बार जब मैं मम्मी की कोई नई चीज़ देखता तो मेरे दिमाग में पिछली सारी बातें घूमने लगती, और मैं मम्मी की बातों पर और ज़्यादा शक करने लगता। आज भी ऐसे ही महसूस हो रहा था कि आखिर मम्मी ने अपने कमरे में दूसरी चारपाई क्यों रखी हुई है? एक चारपाई पर भी तो सोई जा सकती हैं वो। फिर भगवान जाने क्या वजह थी कि मम्मी दूसरी चारपाई रख कर यहाँ सोती हैं। पर मैं चुप हो गया। मैंने सोच लिया था कि अब मम्मी की बाकी चीज़ों पर भी नज़र रखूँगा, छत पर भी जाऊँगा। पर उससे पहले ही एक ऐसी घटना मेरे हाथ
मेरे साथ ही घट गई कि जिसने मेरा दिमाग को और भी ज़्यादा शक में डाल दिया और मम्मी की हरकतें खुलकर मेरे सामने आ गईं। हुआ यूँ कि उन दिनों मम्मी से छिपकर मैं एक वर्कशॉप पर भी जाने लगा था। मुझे और कोई काम तो था नहीं आता, क्योंकि मैं ज़्यादातर पढ़ाई करता था। पर आज मैं कुछ हुनर सीखकर पैसे कमाना चाहता था कि ज़िंदगी की गाड़ी भी हसीयत हसीयत से चलाऊं, ताकि मम्मी का ज़्यादा बोझ ना बनूं। भगवान जाने मम्मी पैसे कहाँ से कमाती हैं, ये राज आज तक मुझे नहीं पता चला था। पर मैं यह ज़रूर जानना चाहता था, मम्मी को पैसों की ज़रूरत होती है। वह पाई-पाई का हिसाब इसलिए रखती हैं क्योंकि उनके पास पैसे कम होते हैं। हैरत की बात यह थी कि घर में सारे ज़ेवरात वैसे के वैसे पड़े थे। मम्मी ने कोई भी नहीं बेचा था। वह सब मम्मी पहनती भी थीं और मैं जब मम्मी को देखता, वह रंगीन कपड़े पहने खुशहाल रहती। उन्हें देखकर लगता कि मम्मी हरगिज़ विधवा नहीं है। विधवा औरतें तो रंग-ढंग, चाल-ढाल की होती हैं। वो कभी अच्छे कपड़े या गहरे रंग नहीं पहनती है, वो हल्के-फुल्के रंग पहनती हैं। कम से कम मैंने तो अपने गाँव में यही देखा था। पर मेरी मम्मी उल्टा साज-संवर कर रहती और खुद को भी कभी बूढ़ा ना होने देती, बल्कि अपने चेहरे पर सूखा पाउडर और हाथों और कलाइयों में ज़ेवर ज़रूर रखती थी। मैं माँ की बातों पर कभी भी गौर नहीं करता, पर आज होने वाला एक और वाक़या ने मुझे मम्मी पर शक करने पर ज़्यादा मजबूर कर दिया। यूँ कि मैं जिस वर्कशॉप में जाता था, वहाँ एक दिन मुझे रोहित नाम का एक लड़का मिला। वह लड़का मुझे बार-बार घूर से देख रहा था। कभी आकर मेरी तरफ देखता तो कभी मुझे पानी का गिलास देता। मैंने कहा, तुम कौन हो? किस गाँव से संबंध रखते हो? उसने मुझे ठस्का का नाम बताया। करते-करते मैं उसके गाँव तक पहुँच गया। उसने भी मुझसे मेरे गाँव का नाम पूछा। हम दोनों एक ही गाँव के थे। मज़े की बात तो ये थी कि हम मोहल्ले दर निकले, और चूँकि मैं बचपन में ही यहाँ आ गया था, आज वह मुझे तकरीबन ठीक 10 या 12 साल बाद मिला था, इसलिए मुझे पहचान नहीं पाया। हम दोनों एक-दूसरे के गले मिलकर बहुत खुश हुए। कहने लगे कि तुम यहाँ आ गए, हमें तो पता भी नहीं चला। तुम्हारी मम्मी रातों-रात इस मोहल्ले को छोड़कर ना जाने कहाँ चली गई थी और तुम भी नहीं नज़र आए। हम तो यही सोचते कि भगवान ना करे तुम लोगों के साथ कोई हादसा हो गया हो, क्योंकि तुम्हारी मम्मी, यह कहकर उसके वाक्य अधूरे छूट गए। मैंने कहा, क्या मेरी मम्मी को क्या बोला? कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। और सुनाओ, तुम्हारी मम्मी ठीक है? उसने अजीब से अंदाज में पूछा। उसके स्वर ने तिरस्कार था। मैंने कहा, हाँ मम्मी ठीक है। मैंने उससे बहुत कुदेरने की कोशिश की कि वह मुझे सारी बात बताए, और लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। उसने मुझे नहीं बताया। हाँ, इतना बोला कि तुम जैसे बेटे पर बहुत अत्याचार होता है, जो अपनी मम्मियों के चरित्र की वजह से दूसरों के सामने शर्मिंदा होते हैं। उसने यह बातें बोली ही थी। खैर, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सका, पर हाँ, मुझे अपनी मम्मी पर शक गहरा होता जा रहा था। मैं चाहता था कि मम्मी को रंगे हाथों पकड़ूं। ज़रूर वह किसी से मिलती हैं, किसी से चक्कर चलाती हैं यहाँ, या फिर कोई ना कोई और बात है जिसकी वजह से मेरी मम्मी इतना संतुष्ट है। उस रात घर आकर मैंने हर चीज़ पर नज़र रखनी शुरू कर दी। आज तो मैंने एक अजीब-सा मंज़र देखा। रात के तकरीबन 1 बजे जब मैं अपने कमरे से बाहर आया, मैंने सोचा था कि आज अपनी मम्मी के कमरे में जाकर ज़रूर देखूँगा कि वहाँ क्या होता है, दूसरी चारपाई पर कौन सोता है। पर मैंने ऐस पर मैंने जैसे ही मम्मी के कमरे के बाहर देखा, जूते रखे हुए थे। हैरत के माने मेरी आँखें फटी की फटी रह गईं। हमारे घर के बाहर दो बड़े-बड़े मर्दों के जूते रखे हुए थे। उन जूतों को देखकर मुझे साफ पता चल गया कि आज हमारे घर कोई और भी आया है। मैं सोचा
के बजाय मम्मी के कमरे की कुंठी बजाकर उनको मौका देने के और उन्हें ज़्यादा अलर्ट करने से अच्छा था कि मैं यहीं बाहर बैठकर इंतज़ार करूं। वह आदमी कौन है और कहाँ जाता है? मैं अपने कमरे में आ गया। बाहर बैठना सही नहीं था, इसीलिए मैं कमरे की खिड़की के पास बैठ गया। वहाँ से सारा मंज़र साफ-साफ दिखता था। मैं अपने कमरे में बैठकर माँ पर नज़र जमाए हुए था। रात के काफ़ी सारा समय गुज़र चुका था। मुझे नींद नहीं आई। मेरी नज़रें चौक को चारों तरफ देख रही थी और मैं बिल्कुल अलर्ट होकर बैठा हुआ था। पर सुबह जैसे ही हुई 2 मिनट के लिए मेरी आंख लग गई। मैं सो गया तो जब मैंने बाहर आया तो देखा कि मम्मी के बाहर के काम पर रही हैं और वह जाग गई थी। यह देखकर मैं तेजी से बाहर आया। मैं मम्मी को आज फिर रंगे हाथों नहीं पकड़ सका, क्योंकि ना ही वो जूते वहाँ थे और ना कमरे में ऐसा कोई हालत थी जिससे मैं वह बात बता सकूं कि वहाँ आदमी जा चुके थे। मैंने देखा घर का दरवाज़ा भी बंद था। अब मेरे पास ऐसा कोई सबूत या ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी वजह से मैं मम्मी से कोई सवाल जवाब करता। खामोश हो गया। दिल ही दिल में ठुकने लगा कि आज मैं मम्मी का राज ज़रूर पर्दाफाश करता। अगली रात हुई तो सोचा कि नींद आएगी तो मैं कमरे से बाहर रहूँगा, बल्कि घर से ही बाहर चला जाऊँगा और जब वो आदमी आएंगे तो ज़रूर देखूँगा कि यहाँ कौन मेरे घर के बाहर जाकर बैठ गया। मैं ताकि मुझे नींद ना आए, मैं उस आदमी का इंतज़ार कर रहा था। फिर सोचा कि मम्मी मुझे देख ना लें। ज़ाहिर है वह आते हुए उसकी राह भी तो ताकती होंगी। मैं दरवाजे के बिल्कुल अंदर बैठ गया। फिर मैं फर्श पर बैठ गया, इस बात को यकीन बना मानकर कि मुझे नींद ना आ जाए। अभी मुझे यहाँ बैठे हुए 2 ही मिनट गुजरे थे कि किसी ने ज़ोर का डंडा मेरे सिर पर मारा और फिर मेरे दिमाग के आगे बेहोश हो गए, जिसके बाद मुझे कुछ याद ना रहा कि हुआ क्या है। मेरे दिमाग न जाने कितने घंटे तक बेहोश में रहा। मैंने एक चीख सी सुनी थी जो कि मेरी मम्मी की थी। जब मेरी आँख खुली तो मम्मी ने मेरा सिर अपनी गोद में रखा हुआ था। मम्मी मुझसे कह रही थी, बेटा तुम क्यों दरवाजे के पास बैठे थे? अब तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा कि हाँ मम्मी मेरी तबीयत ठीक है। पर मुझे डंडा किसने मारा? मम्मी ने जो जवाब दिया उसने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया, बल्कि परेशान कर दिया। बोली कि बेटा मैं सब जानती हूँ, तुम कितने दिनों से मेरा पहरा लगा रहे हो। तुम जानना चाहते हो जूते किसके हैं? मैं सुर्ख कपड़े क्यों पहनती हूँ? वह ज़ेवर किसके लिए हैं? मम्मी के मुंह से यह सारी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। मम्मी आपको मेरी हर बात पता है। मम्मी ने मुस्कुराकर मुझे देखा और बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती कि मेरे दिल में क्या चल रहा है या तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं मम्मी, मैं नहीं जानता था कि वाकई तुम क्या कर रही हो। बचपन में तुम्हें देखता आ रहा हूँ। आखिर मुझे समझा क्यों नहीं आती कि क्या बात है, क्यों आप इस तरह रहती हो? मैं रोने लगा तो मम्मी ने कहा, तुम मेरी एक बात मान लो, मैं सारे राज तुम पर खोल दूंगी। मैं तुम्हें सब बता दूंगी कि इस बात के पीछे क्या राज है। मैंने कहा, बोलो मम्मी, तुम जो कहोगी मैं मान लूंगा, पर मुझे अब इस कश्मकश में नहीं रहना। मुझे हमारी और अपनी सारी बातें जाननी है। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। मम्मी ने कहा, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, रविवार को तुम्हारी शादी है। अगर तुम वह शादी कर लेते हो तो मैं तुम्हारा हर राज सच सच बता दूंगी, हर तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगी। फिर तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मैं मम्मी को हैरत में देखने लगा। मैंने फालतू कोई सवाल नहीं किया। मुझे रविवार के दिन का बेचैनी से इंतज़ार था। मेरी उम्र अब 21 साल हो चुकी थी। मम्मी मेरी शादी कर देना चाहती थी, पर किससे यह मैं नहीं जानता था। शुक्रवार वाले दिन मम्मी मुझे गाड़ी में बैठाकर बड़े से घर में ले आई। वहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड भी थे जिन्होंने हमारा स्वागत किया। मम्मी को भी हाथों हाथ लिया गया।
मुझे भी बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ कमरे में ले जाकर बैठाया गया। मेरे सामने 7 नौजवान आकर बैठे और बोले, तुम्हें इस शादी से कोई एतराज़ तो नहीं है? मैंने नहीं में सिर हिला दिया। हमारी बहन को खुश रखना, तभी तुम भी कामयाब रहोगे। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैं नहीं जानता था कि मम्मी मेरी उस लड़की से शादी क्यों करवाना चाहती हैं जिसके 7 भाई हैं। खैर, थोड़ी ही देर बाद पंडित जी ने आकर अपना काम शुरू कर दिया। मेरी शादी कर दी गई। यूं रीना मेरी पत्नी बन गई। अब रीना में क्या नुक्स था जिसकी वजह से उसके 7 भाइयों ने उसे मेरे मेरी दुल्हन बनाया? यह तो मुझे शादी के बाद ही पता चला कि रीना जुबान से गूंगी थी। कोई ठीक ठीक नौजवान उससे शादी करने को राजी नहीं था। इन्होंने मम्मी को और मेरी मम्मी इनको जानती कैसे हैं और मेरी शादी रीना से क्यों हो गई? रीना गूंगी थी पर बेहद खूबसूरत थी। रीना के 7 भाई थे और फिर जब शादी हो गई तो मुझे शादी की खुशी से ज़्यादा इस बात की जिज्ञासा थी कि मम्मी ने मुझसे इतने ज़्यादा राज क्यों छुपाए हैं। अब वह मेरी मम्मी थी, विधवा थी। मैं उनसे सख्त से नहीं पूछ सकता था कि क्या बात है। जो कसम दी थी मैं वह पूरी कर दी। मेरी पत्नी अपने कमरे में बैठी थी। मैं मम्मी के पास आया, कहा कि मम्मी, अब अगर आपने मुझे सारे राज नहीं बताए तो मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। मेरी बात सुनकर मम्मी मुस्कुराते हुए और बोली, इधर आ मेरे बेटे, मैं तुम्हें एक एक बात बताऊंगी, पर वादा कर तुम कभी अपनी पत्नी से इन बातों का जिक्र नहीं करोगे। मैं मम्मी के पास बैठ गया तो मम्मी ने अपनी कहानी शुरू कर दी। बेटा, इस समाज में औरत जितनी भी पकीज, कितनी भी सख्त क्यों ना हो, मर्दों का समाज है, इस पर इल्ज़ाम ज़रूर लगाया जाता है। गांव में भी ऐसा ही हुआ था। लोग मुझ पर अजीब अजीब बातें करने लगे थे। मैं तुम्हें लेकर शहर आ गई। एक आदमी से शादी भी की थी। वह एक बहुत ही शरीफ इंसान था। मैंने सिर्फ शादी इसलिए की ताकि सुहागन कहलाई जा सकूं, सारी जिंदगी एक विधवा ना कहलाई जाऊं। मैं चूड़ियां और जेवरात इसलिए पहनती थी कि मोहल्ले की आने वाली औरतों को यह बात बता सकूं कि मैं सुहागन हूँ, विधवा नहीं हूँ। इसी वजह से वह मुझे कभी भी बेसहारा नहीं समझती थी। हर आने वाली औरत महसूस और शरीफ नहीं होती, उनमें कुछ चालबाज भी होती हैं। मैं अपने जेवरात के जरिए सभी को यह पैगाम देती हूँ कि मैं एक विधवा नहीं हूँ, बल्कि मेरे पति भी हैं। मगर बेटा, उसकी हो कि इस घर में कोई मर्द है। और बाकी तुम्हारे सवालों के जवाब उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें मिल गए होंगे। मैंने भी कहा, तुम्हारी इज्जत आहत नहीं हुई होगी, इसीलिए लोगों के कपड़े धोकर छत पर डालती थी। लोग मुझसे कपड़े धुलवाते और मुझे रकम दे देते जिससे घर खर्च चलता था। मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ के लोगों के बारे में तुमको पता चले कि तुम्हारी मम्मी लोगों के कपड़े धोती है, इसीलिए कभी तुम्हें उनसे मिलाना ज़रूरी नहीं समझा। अगर अब भी तुम्हें अपनी मम्मी पर कोई शक है तो तुम भले मेरी सभी जानने वाली औरतों से पूछ लो, तहकीकात कर लो, या फिर उस आदमी से जाकर मिल लो। मैंने आज तक किसी की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा, हालांकि उस व्यक्ति की तरफ भी जिससे मेरी शादी हुई थी। मैं मम्मी की बातें सुनकर परेशान हो गया। मैंने कहा, मम्मी, मैंने तो शादी कर ली, तुम अपना फर्ज पूरा कर दी हो। तुम चाहो तो तुम्हारे पति के पास छोड़ आता हूँ तुम्हें। मैं इतना दंग दिल भी नहीं हूँ जो अपनी मम्मी की खुशियों पर रुकावट डालूं, अपनी झूठी इज्जत को सुकून दूं। मेरी बात सुनकर मम्मी रोने लगी और बोली, मैं ऐसी कभी नहीं कर सकती। मेरे दिल में अपने पति की यादें हैं। मैं उन्हीं के पास चली जाऊंगी तभी खुश होंगी। मैं ये जिंदगी उनकी यादों के सहारे जी लूंगी। पर दोबारा तुम मुझ पर कभी शक नहीं करना। तुम्हारी मम्मी अकेले इस जमाने से लड़ी है, पर मैं जिसके लिए लड़ी वह तुम हो। अगर तुम भी शक करोगे तो मैं टूट जाऊंगी। मैं मम्मी को सीने से लगा लिया। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे क्योंकि मेरे पास भी कुछ कहने को नहीं था। सच कहते हैं कि इस समाज की औरत वाकई
उत्पन्न का शिकार हैं, चाहे वह अपने आप को साबित करने के लिए सालों क्यों न लगा दें, उस पर शक ज़रूर किया जाता है। धन्यवाद।